नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। काफ़ी दिन के बाद हमारी क्लास हो रही है। इसमें कुछ व्यस्तताएं भी थीं, कुछ जिम्मेदारियां जिसमें कि निर्वाचन की भी थीं, तो इसलिए क्लास रेगुलर नहीं हो पाई। तो चलिए चलते हैं, हम अपनी पुरानी क्लासों को जोड़ते हुए आज चालू करते हैं दोबारा से। हमारी जो आईएएस और पीसीएस की क्लासेस चल रही थी, उत्तर प्रदेश पीसीएस स्पेशल, जिसमें हम कर रहे थे कि पॉलिटी में क्या क्या टॉपिक्स हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, उसमें न्यायपालिका को हम पढ़ रहे थे। जिसमें जुडिशरी सिस्टम को जब हम देख रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट को हमने पढ़ लिया था कि उसके न्यायाधीश कैसे आते हैं, उनके न्यायाधीशों को कैसे हटाया जा सकता है, और सारी तमाम उसके विशेष क्षेत्र अधिकार कौन से हैं, प्राथमिक क्षेत्र अधिकार कौन से हैं, उन सब को हमने देखा था। तो आज की क्लास से हम स्टार्ट करते हैं हाई कोर्ट में, और ये हाई कोर्ट की जो है आपकी पहली क्लास है कि हाई कोर्ट में संबंधित कि हाई कोर्ट जो भारत में उच्च न्यायालय कहलाता है, उसके न्यायाधीश कैसे आते हैं, वहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पीसीएस और आईएएस की परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण यही है कि आप क्वेश्चन पैटर्न पे क्या है तैयारी करें। तो किस तरीके के पैटर्न हैं उसके आधार पे हमने ये कोर्स लॉन्च किया है, उसी के आधार पे आगे चल रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, हाई कोर्ट की आज पहली क्लास है, इसको देखते हैं। भारत के संविधान की अगर बात की जाए तो उच्च न्यायालय संविधान के भाग 6 में है। कहाँ है? भाग 6 में। और अनुच्छेद 214 से लेकर 232 तक के तहत राज्यों के लिए क्या है? उच्च न्यायालय का प्रावधान है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि संविधान के कौन से, तो भाग 6, भाग 6 में क्या है? ये प्रावधान है कि उच्च न्यायालय होगा कहाँ? राज्यों के लिए। अब सवाल है कि कई राज्यों के लिए क्या एक उच्च न्यायालय हो सकता है, या ये कौन डिसाइड करेगा? तो इंग्लिश में भी हाई कोर्ट जो होता है भारत में, उसकी अगर बात की जाए तो ये 6वें भाग में है, और अनुच्छेद 214 यानी आर्टिकल 214 से 232 तक क्या है? प्रोविजन किए हुए हैं। अनुच्छेद 214 के अनुसार ये लिखा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए, यहां पर देखिए प्रत्येक राज्य लिखा है, यानी कि प्रत्येक राज्य यानी कि जो भी भारत में राज्य स्थापित हैं उनके लिए क्या है? एक उच्च न्यायालय होगा। ये अनुच्छेद 214 हमारे बताता है। लेकिन एक सब क्लॉज के रूप में क्या आप इसको साथ में पढ़ते हैं कि अनुच्छेद 231 को भी आप देखिए भैया। 231 में क्या कहा गया है कि यदि संसद चाहे तो, यानी कि संसद के पास क्या है? शक्ति दे दी गई कि यदि संसद चाहे तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही न्यायालय, एक ही उच्च न्यायालय क्या है? स्थापित कर सकती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वैसे तो भारत का संविधान ये कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन भारतीय संविधान में संसद को ये शक्ति दी गई है कि यदि संसद चाहे तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है, ठीक है, या फिर उस उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार कर सकती है। तो ये चीजें भी आपको देखनी है। अनुच्छेद 216 ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, यहां से क्वेश्चन आए हैं। अनुच्छेद 216 के तहत क्या है? ये बात की गई है कि एक उच्च न्यायालय का गठन किया जाना चाहिए, और उच्च न्यायालय के गठन में ये बात है कि उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश होगा, न्यायाधीश के अलावा, मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीश होंगे। ये बात आपको अनुच्छेद 216 के तहत बताई गई है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब मैंने सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट क्या है? एक अभिलेख न्यायालय है। तो आपको बताना है कि किस अनुच्छेद, किस आर्टिकल में ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। लेकिन यहां हम पढ़ रहे हैं अनुच्छेद 215। 215 की बात की जाए तो उच्च न्यायालय को ये एक अभिलेख न्यायालय, अभिलेख न्यायालय क्या है? रिकॉर्ड ऑफ कोर्ट, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा जाता है इसको। अनुच्छेद 215 के तहत क्या है? उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय क्या होते हैं मैंने सुप्रीम कोर्ट में भी पढ़ाया था, अभी आपको बता देता हूं, एक सामान्य भाषा में समझिए। ऐसे न्यायालय जिनके निर्णय अन्य अधीनस्थ न्यायालयों के लिए क्या है? मार्गदर्शन का काम करते हैं,
ऐसे न्यायालय जो अपनी अवमानना के लिए क्या है दंडित कर सकते हैं, ऐसे न्यायालयों को हम क्या है अभिलेख न्यायालय कहते हैं। तो भारत में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही अभिलेख न्यायालय हैं, ठीक है ना। चलिए चलते हैं आगे। अनुच्छेद 217 क्या कहता है? 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं उसके संबंध में क्या है प्रावधान है कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे उनकी नियुक्ति कैसे होगी, उनके पद में क्या क्या जरूरतें हैं, उनको कैसे पूरा किया जाएगा, उनकी सैलरी क्या होगी, इन सब के बारे में क्या है अनुच्छेद 217 बताता है। तो महत्वपूर्ण अभिलेख हैं जिसमें से अनुच्छेद हैं, जिनमें से अनुच्छेद 215 क्या है बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको आपको देखना है। आगे चलिए, आगे चलते हैं। अनुच्छेद 124 का सब क्लॉज 4, जब हमने सुप्रीम कोर्ट पढ़ा था तो यहाँ पढ़ा था कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने संबंधी अनुच्छेद 124 का सब क्लॉज है, जिसमें 2 आधार दिए गए हैं कि इन्हीं आधारों पर क्या है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। उन्हीं आधार पर अनुच्छेद 124 के सब क्लॉज 4 में भी जो उच्चतम न्यायालय के हटाने के न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया थी उसी के समान क्या है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया अपनाई गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेम, यानी उच्च न्यायालय हो चाहे उच्चतम न्यायालय, उनके न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया सेम है। और ये हटाने संबंधी प्रक्रिया के लिए 2 आधार दिए गए हैं, 2 आधार हैं, उनको आपको ध्यान है कि सिद्ध कदाचार और असमर्थता के आधार पर। 2 आधार कौन से हैं? एक है पहला सिद्ध कदाचार, मतलब अगर उन्होंने कोई कदाचार किया है वो सिद्ध होना चाहिए, यानी कि उसको प्रूफ होना चाहिए पहला। दूसरा असमर्थता, यानी कि ये प्रूफ हो जाए कि वो काम करने में असमर्थ हैं, तो भी उनको हटाया जा सकता है अनुच्छेद 124 के सब क्लॉज 4 में। और उनको हटाने के संबंध में जो प्रक्रिया दी गई है वो है अनुच्छेद 124 के सब क्लॉज 5 में, जिसमें यह कहा गया है कि इनको हटाने संबंधी प्रक्रिया या प्रस्ताव को जो है चाहे तो आप लोकसभा में लाइए चाहे राज्यसभा में लाइए, लेकिन आप विधानमंडल में इसको नहीं लाएंगे। लोकसभा में अगर ला रहे हैं तो आपको 100 सदस्यों का समर्थन चाहिए, अगर आप राज्यसभा में ला रहे हैं तो आपको 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए। तो ये प्रक्रिया भी हम पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद 124 का सब क्लॉज 4 बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें हटाने संबंधी प्रक्रिया में 2 आधार जो हैं वो बताए गए हैं, सिद्ध कदाचार और असमर्थता। इसको आप ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 222 क्या कहता है? राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को स्थानांतरित कर सकते हैं, मतलब कि जो ट्रांसफर है, जो उच्च न्यायालय के ट्रांसफर होंगे उनको करने का अधिकार अनुच्छेद 222 में क्या है राष्ट्रपति महोदय को दिया गया है। तो राष्ट्रपति महोदय के पास पावर है कि वो क्या है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को स्थानांतरित कर सकते हैं। अनुच्छेद 223 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकते हैं, यानी कि राष्ट्रपति जो है एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को क्या है अपॉइंट कर सकते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो अनुच्छेद 223 और अनुच्छेद 222 ये पेपर में आपसे पीसीएस में कभी भी पूछे जा सकते हैं। तो इस बात का आपको क्या है ध्यान रखना है कि भैया महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो हाई कोर्ट से संबंधित हैं वो आपने पढ़े। आगे चलते हैं। एक और महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 226। आपने जब मूल अधिकार पढ़े होंगे तब इसको बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। अनुच्छेद 32 के तहत कोई भी व्यक्ति क्या है सुप्रीम कोर्ट जा सकता है मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए, और सुप्रीम कोर्ट उसके लिए रिट जारी कर सकता है। वैसे ही अनुच्छेद 226 के तहत क्या है उच्च न्यायालय भी क्या है रिट, यहां रिक्त लिख गया है, यहां रिट होना चाहिए, रिट जारी कर सकता है मूल अधिकारों के संरक्षण के संबंध में। तो इसको भी आपको क्या है देखना है। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 227 क्या कहता है? अनुच्छेद 227 में उच्च न्यायालय को पावर दी गई है कि वो अपने अधीनस्थ न्यायालयों को अधीक्षण करे, उनका सुपरविजन करे।
तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो उच्च न्यायालय क्या है, अपने अधीनस्थों का क्या है, सुपरविजन कर सकता है। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा कि उच्च न्यायालय के संबंध में महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन से थे वो देख लिए, जहां से क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे कि उच्च न्यायालय की स्थापना कैसे होती है, उच्च न्यायालय की स्थापना कैसे होगी। तो उच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में प्रावधान है जो 214 और अनुच्छेद 231। मैंने आपको कहा कि इन दोनों को एक साथ पढ़ना है। तो अनुच्छेद 214 ये कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। ठीक है भैया, प्रत्येक राज्य जो भारत में राज्य हैं उनके लिए एक उच्च न्यायालय होगा। और अनुच्छेद 231 कहता है किंतु संसद जो है, यहां संसद यानी कि जो पार्लियामेंट है हमारी, उसके पास पावर है कि वो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए क्या है, एक उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। ये अनुच्छेद 231 में है। ये पूछा नहीं गया है, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 231 में दिया क्या गया है, प्रावधान क्या है, तो देखिए वह 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय, 2 राज्यों के लिए क्या है, एक उच्च न्यायालय, 3 राज्यों के लिए भी एक उच्च न्यायालय बना सकती है। ये संसद को शक्ति है अनुच्छेद 231 के तहत। वो है एक राज्य के लिए तथा संघ राज्य के लिए। ऐसा भी हो सकता है कि एक राज्य हो दूसरा संघ शासित प्रदेश हो, उन दोनों के लिए भी क्या है, एक उच्च न्यायालय बना सकती है। यह संसद को शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 241 क्या शक्ति देता है, यह महत्वपूर्ण है। संसद को यह शक्ति देता है कि वो संघ राज्य क्षेत्र के लिए अलग से भी क्या है, एक उच्च न्यायालय बना सकती है। देखिए यहां दिया गया है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना संसद करेगी। 231 में क्या है, एक राज्य और एक संघ शासित प्रदेश के लिए कर सकती है। अगर अलग से संसद को केवल और केवल संसद को जो है अलग से संघ राज्य के लिए क्या है, प्रावधान करना है उच्च न्यायालय का, तो वो अनुच्छेद 241 के तहत किया जाएगा। इस बात को आप ध्यान रख लीजिए। तो आशा कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, यहां से पेपर आएगा और हमेशा आता है। ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। ये इंग्लिश में है जो अभी हमने पढ़ाया कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट की जो स्थापना है उसके संबंध में अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 231 बहुत महत्वपूर्ण है, इन दोनों को ध्यान रखना है। और अनुच्छेद 241 क्या है, पावर देता है पार्लियामेंट को कि वो सेपरेट हाई कोर्ट बना सकती है यूनियन टेरिटरी के लिए। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है ना। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 230 क्या कहता है, अनुच्छेद 230 के तहत संसद संघ राज्य पर किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार कर सकती है। मान लीजिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, कौन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, संघ शासित प्रदेश है, और तमिलनाडु इसके पास में है, वहां पर उनका चेन्नई क्या है, उच्च न्यायालय है। तो संसद चाहे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सारे कार्यों को किसको दे सकती है, चेन्नई को दे सकती है, चेन्नई हाई कोर्ट को दे सकती है। यहां पर अलग से कोई उच्च न्यायालय नहीं बना, पहले से जो उच्च न्यायालय स्थापित था उसी पे क्या है, किसी दूसरे का काम दे दिया। ऐसा कई बार होता है सरकारी विभागों में, कार्यों का बंटवारा जब होता है, कोई अनुपस्थित होता है या कोई अलग व्यक्ति या कोई अन्य काम आ जाता है, तो क्या है, अतिरिक्त कार्यभार के रूप में क्या है, काम मिलता है। वैसे ही क्या है, संसद भी ऐसा काम कर सकती है। अनुच्छेद 230 के तहत संसद चाहे तो संघ राज्य शासित जो राज्य हैं उन पर उच्च न्यायालय की अधिकारिता का क्या है, विस्तार कर सकती है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर अब वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान समय में भारत में क्या है, उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। कितनी है, उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। भारत में जो 25वां उच्च न्यायालय बना, आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय जिसे अमरावती में स्थित है। तो आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय जो 25वां बना वो अमरावती में है। तो अमरावती उच्च न्यायालय है जो 25वां था। एक और फैक्ट आपको याद रखना है, जो हैदराबाद उच्च न्यायालय था जो पहले आंध्र प्रदेश का हुआ करता था,
ठीक है। अब पहले ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों के लिए दे दिया गया था। उसके बाद विभाजन के बाद क्या है, आंध्र प्रदेश ने अमरावती में क्या है अपने लिए उच्च न्यायालय बना लिया। तो तेलंगाना हैदराबाद के पास आए तो हैदराबाद जो है उच्च न्यायालय तेलंगाना का हो गया। लेकिन अब इस उच्च न्यायालय को हैदराबाद उच्च न्यायालय ना कहकर क्या कहते हैं, तेलंगाना उच्च न्यायालय क्या है, नाम इसका दे दिया गया है। तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। आशा कर रहा हूँ ये चीजें आपको समझ में आ रही हो। यहां से क्वेश्चन पूछे गए। तो वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या भारत में 25 है। 25वां उच्च न्यायालय अमरावती है और हैदराबाद जो उच्च न्यायालय था वो आज तेलंगाना के पास है, जिसका नाम बदल के क्या किया गया है, तेलंगाना उच्च न्यायालय कर दिया गया है। आगे चलते हैं। ये इंग्लिश में है कि आर्टिकल 230 यानी कि उसमें क्या है, संसद जो है किसी की ज्यूरिडिक्शन का क्या है एक्सटेंड कर सकती है, विस्तार कर सकती है। यूनियन टेरिटरी का भी क्या है विस्तार कर सकती है कि वो आप जो है इस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आएंगे। वर्तमान में जो है 25 उच्च न्यायालय हैं। 25वां उच्च न्यायालय अमरावती आपको पता ही है, और हैदराबाद का नाम अब जो है तेलंगाना हाई कोर्ट कर दिया गया है। अगला, उच्च न्यायालय का गठन कैसे होगा, कि उच्च न्यायालय का देखो, पहले थी उच्च न्यायालय की स्थापना 214, पहले वो इस्टेब्लिश्ड हो, उसकी एक बिल्डिंग बने। उसके बाद गठन का मतलब है इसमें कितने न्यायाधीश होंगे, मुख्य न्यायाधीश कौन होगा, इसके कार्य करने के लिए कितने कर्मचारी होंगे, इन सब के बारे में क्या है गठन में हम पढ़ते हैं। तो उच्च न्यायालय के गठन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 216 में दिए गए हैं। किस अनुच्छेद में दिए गए हैं, अनुच्छेद 216 में। प्रत्येक उच्च न्यायालय में क्या है, एक मुख्य न्यायाधीश होगा। देखिए मुख्य न्यायाधीश केवल एक होगा, एक मुख्य न्यायाधीश होगा। अन्य ऐसे न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिन्हें राष्ट्रपति नियुक्त करेगा, और उसके अलावा अन्य न्यायाधीश होंगे जो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होंगे, अनुच्छेद 216। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। गठन की बात की जाए तो गठन जो है 216 में है कि एक जो है मुख्य न्यायाधीश होंगे, उसके अलावा अन्य न्यायाधीश होंगे, इनकी जो है नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। उच्च न्यायालय के लिए न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी यह निश्चित नहीं है हमारे संविधान में। राष्ट्रपति महोदय जो है इस संख्या को क्या है घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, जैसा उन्हें कार्यभार लगता है। तो उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश, जैसे सुप्रीम कोर्ट में हम पढ़ते थे क्या 30+1, ये क्या है एक फिक्स संख्या थी। लेकिन यहां पर 1 तो है, मुख्य न्यायाधीश तो होगा, उसके साथ कितने न्यायाधीश होंगे इसके बारे में क्या है, संख्या के बारे में कोई चर्चा संविधान में नहीं की गई है। ठीक है ना। अब देखते हैं अगला कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए योग्यता क्या होंगी। अनुच्छेद 217 मैंने बताया था आपको कि न्यायाधीशों की संबंध में योग्यताएं, उनके पद के बारे में क्या है वर्णन दिया गया है। तो अनुच्छेद 217 यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताएं बताता है, और 3 योग्यताएं ध्यान रखनी है आपको। वह भारत का नागरिक होना चाहिए। वह भारत का नागरिक होने का मतलब यहाँ जन्म से होगा तो भी चलेगा, जन्म से नहीं है, अगर उसने नागरिकता ग्रहण की है तब भी वो क्या है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है। वह भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर रहा हो। जैसे भारत में PCSJ होते हैं, या कोई न्यायिक पद जिसको सरकार ने उसको दिया हो, वो कम से कम 10 वर्ष तक क्या है उस पर कार्य किया हो, वो भी बन सकता है। एक या एक से अधिक राज्यों के उच्च न्यायालयों में लगातार कम से कम 10 वर्ष तक क्या है वकील रहा हो, अधिवक्ता रहा हो, तब भी क्या है वो बन सकता है। तो ये योग्यताएं उसमें होनी चाहिए। पहली योग्यता कंपलसरी है, इनके अलावा ये चीजें उसके अंदर इनमें से कोई एक होगा तो क्या है वो बन सकता है। वो भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद पे रहा हो, या एक या एक से अधिक राज्यों के बीच जो उच्च न्यायालय होते हैं वहां पर 10 वर्ष तक का अनुभव उसने वकील के रूप में क्या है लिया हो। ये भी बहुत ध्यान योग्य बात है। तो इन तीनों को आप ध्यान रखेंगे तो भारत में उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए जो योग्यताएं हैं अनुच्छेद 217 में दी गई हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला देखते हैं, न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में जो
उपबंध 217 में है कि योग्यताएं क्या होंगी, उनकी नियुक्ति जो है 217 सब क्लॉज 1 में है। राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करेगा, राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे और नियुक्ति करते समय वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल की परामर्श लेंगे। तो यहाँ पर नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करेंगे, ये बात सही है, लेकिन वो परामर्श लेंगे सर्वोच्च न्यायालय के, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से, उसके अलावा जिस राज्य में वो नियुक्त होने वाले हैं वहाँ के गवर्नर जनरल से, यानी कि गवर्नर से। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको कि राष्ट्रपति क्या है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं लेकिन परामर्श से। जब सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश इनको परामर्श देगा तो वो परामर्श से पहले ये कोशिश करेगा कि वो अपने पास के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से क्या है सलाह मशवरा कर ले, और जिस जगह पर नियुक्ति होनी है वहाँ के मुख्य न्यायाधीश से क्या है सलाह मशवरा कर ले। तो इसको भी आपको देखना है कि अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो मुख्य न्यायाधीश के अलावा होते हैं, जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हैं, उनके अलावा जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल और जिस उच्च न्यायालय में उनकी नियुक्ति होनी है, जो अन्य न्यायाधीश हैं, उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के क्या है परामर्श करेगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो अन्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति में क्या है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का परामर्श और क्या है शामिल हो गया है। यहाँ जो मुख्य न्यायाधीश थे वहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय और राज्य के राज्यपाल से ही क्या है परामर्श हो रहा था। क्यों? क्योंकि ये मुख्य न्यायाधीश थे, इनकी नियुक्ति हो रही थी। अब मुख्य न्यायाधीश तो नियुक्त हो गए, अब अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति चाहिए तो राष्ट्रपति करेंगे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तो होंगे ही तथा राज्यपाल उसमें शामिल होंगे। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ये भी काम करेंगे कि अगर उन्हें किसी मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति को परामर्श देना है, इनको क्या है राष्ट्रपति को परामर्श देना है, किनको? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, वो पहले उच्चतम न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से क्या है विचार करेंगे, उसके पश्चात ही राष्ट्रपति महोदय को अपना परामर्श देंगे और ये परामर्श क्या है राष्ट्रपति महोदय पर बाध्यकारी होता है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि यही क्या है कॉलेजियम व्यवस्था है कि जिसमें नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा हो रही है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश ही क्या है इसमें सलाह दे रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश के साथ वरिष्ठतम 2 अन्य न्यायाधीश हैं वो मिलकर क्या है सलाह दे रहे हैं। उसके अलावा अगर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी है तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी क्या है उसमें शामिल हो रहे हैं। तो इस तरीके से राष्ट्रपति महोदय क्या है उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अनुच्छेद 231 आपने अभी हमने बताया कि संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय क्या है स्थापित कर सकती है। ऐसे उच्च न्यायालय की जो न्यायाधीश होंगे उनकी जो नियुक्ति होगी वो कौन करेगा? वो राष्ट्रपति करेगा, उन राज्यों के राज्यपाल से परामर्श करके। मतलब 2 राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय हो गया तो 2 राज्यों के दोनों राज्यपालों से क्या है परामर्श करेगा कौन? राष्ट्रपति। जिन राज्यों के लिए क्या है वो उच्च न्यायालय काम करने वाला है उन पे क्या है राष्ट्रपति परामर्श करेगा, तभी जाके उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी। बाकी अन्य परामर्श तो इसके साथ में जुड़े होंगे। आशा कर रहा हूं आपको ये समझ में आ रहा हो। थोड़ा सा टिपिकल अगर लग रहा है तो आप पहले से जो हमारी सुप्रीम कोर्ट वाली क्लास हैं उनको जरूर देख लेना, उसके बाद ही आपको ये सारी आपको लाइव सेक्शन होता है एक यूट्यूब पे। अगर आप जाएंगे तो वीडियो के बगल में एक लाइव होता है, उस पर क्लिक करेंगे तो लाइव के रूप में वो क्लासेस आपको मिल जाएंगी। बाकी का आपके लिए एक प्लेलिस्ट भी अपडेट कर दी जाएगी, उसमें पूरी पॉलिटी की जो है सारे सेक्शन आपको मिलेंगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं। अब कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, एक्टिंग चीफ जस्टिस। देखिए एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, यहाँ पर एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 223 के तहत होती है। ये ध्यान रख लेना, इसको याद रखना, ये पेपर में कभी भी पूछा जा सकता है। अब ये एक्टिंग चीफ जस्टिस की नियुक्ति होने का रीजन क्या है? तो रीजन ये है यदि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, पद पे कोई बैठा ना हो,
वह अनुपस्थित हों या फिर किसी अन्य कारण से क्या है अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में क्या है असमर्थ हों, तो ऐसे में राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी अन्य न्यायाधीश को, जो क्या है राष्ट्रपति उसी उच्च न्यायालय के किसी अन्य न्यायाधीश को क्या है मुख्य न्यायाधीश के कार्यों को करने के लिए कह सकता है, और यही क्या है कार्यवाहक कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश क्या है माना जाएगा। तो यहां से भी कई बार पूछा गया है कार्यवाहक मुख्य, तो भैया अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अनुच्छेद 223 याद रखना है आपको। इसके अलावा ये तो हो गया मुख्य न्यायाधीश। मान लीजिए काम का भार इतना बढ़ गया है, अन्य न्यायाधीशों पर ये काम नहीं हो रहा, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में क्या है एडहॉक तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती थी, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर जो नियुक्ति है उसको देखिए, अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 224। अपर न्यायाधीश क्या होते हैं भैया? जब उच्च न्यायालय में किसी कार्य में अस्थायी वृद्धि हो जाए, कार्य का अतिभार हो जाए, ऐसी स्थिति में यदि राष्ट्रपति को लगता है कि कार्य निपटाना बहुत ही आवश्यक है, तो ऐसे किसी व्यक्ति को जो न्यायाधीश बनने के योग्य है उसको 2 साल के लिए, 2 वर्ष के लिए अपर न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है, एडिशनल जज क्या है नियुक्त कर सकता है, और इनका कार्यकाल केवल 2 वर्ष होता है। याद रखना ये पेपर में आया नहीं है, आने वाले क्वेश्चनों में हिट क्वेश्चन है, ये यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ये आईएएस में भी आ सकता है, पीसीएस में। तो अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति केवल और केवल हाई कोर्ट में होती है। सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है अगर काम अधिक हो तो। यहां पर क्या है अपर न्यायाधीशों की 2 वर्ष के लिए हो गई। आगे चलते हैं, कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति। ऐसा हो सकता है कि काम तो ज्यादा नहीं है, लेकिन हमने 10 न्यायाधीश बना रखे थे, उनमें से 5 जो है अनुपस्थित हो जाएं, तो काम तो उतना ही है पहले था, लेकिन अब उनकी अनुपस्थिति की वजह से क्या है कार्यकारी एक्टिंग चीफ जस्टिस नहीं, एक्टिंग जज की नियुक्ति की जाएगी। और इसका ध्यान रखना आपको, कार्यकारी जो न्यायाधीशों की नियुक्ति है अनुच्छेद 224 के तहत केवल और केवल हाई कोर्ट में होगी, है ना, इस बात को ध्यान रखना। तो ये होगी कब? जब उच्च न्यायालय में कोई न्यायाधीश अनुपस्थित रहता है या अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है। यहां निर्माण लग गया है, निर्वहन करने में क्या है असमर्थ है। तो राष्ट्रपति अस्थायी रूप से किसी ऐसे व्यक्ति को जो न्यायाधीश बन सकता है या न्यायाधीश बनने सकती योग्यता रखता है, कार्यकारी न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। ये ध्यान रखिए। अपर एवं कार्यकारी न्यायाधीश अधिकतम 62 वर्ष तक क्या है अपने पद पर रह सकते हैं। जब उनकी आयु 62 वर्ष तक होगी तभी रहेंगे, उसके बाद उन्हें रिटायर होना पड़ेगा। तो याद रखिए कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए होगी ये कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन ये अधिकतम 62 वर्ष तक रह सकते हैं। लेकिन जो अपर न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति 2 वर्ष के लिए होती है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी होते हैं। सेवानिवृत्त यानी कि ऐसे न्यायाधीश जो रिटायर हो चुके हैं उनको भी क्या है न्यायाधीश के रूप में क्या है नियुक्त किया जा सकता है। ये केवल हाई कोर्ट में होता है। सॉरी, ये केवल किस में होगा? हाई कोर्ट में होगा। कब? जब उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति से पूर्व सहमति या पूर्ण सहमति ले ले और ऐसे किसी व्यक्ति को जो उच्च न्यायालय से रिटायर हुआ है न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए क्या है अनुरोध कर सकता है। जैसे मान लीजिए कोई काम अत्यधिक हो गया या कोई स्पेशल बेंच बनानी पड़ गई, तो मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति से परमिशन लेके जो रिटायर्ड न्यायाधीश हो चुके हैं उनको दोबारा से क्या है न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए अनुरोध कर सकता है। यहाँ पर क्या है कोई बाध्यकारी नहीं है किसी पर भी, तो अनुरोध कर सकता है। अगर वो रिटायर्ड जज है वो अनुरोध को स्वीकार कर लेंगे तो क्या हो सकता है वो इस पे काम कर सकते हैं। तो एक तरीके से आपने देखा कि कार्यकारी न्यायाधीशों की अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है 224 ये अपर की है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश 223 इसको आपको ध्यान रखना है, और कार्यकारी न्यायाधीश 224 का सब क्लॉज 2
उसके अलावा एक महत्वपूर्ण सेवानिवृत्त 224 का सब क्लॉज नहीं, 224 का सेक्शन ए, ठीक है ना, यहां से आपको ध्यान रखना है। तो इन चीजों को जब आप पढ़ेंगे तो अब आपको पता चलेगा कि किन किन चीजों पे बहुत महत्वपूर्ण है जिनको हमें पढ़ना है। हाई कोर्ट जो है अपने आप में लगता है इसमें क्या पढ़ने की चीजें हैं, लेकिन बहुत कुछ है पढ़ने का। तो यहां तक अभी हमने देखा कि हाई कोर्ट से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं महत्वपूर्ण, उन अनुच्छेदों के साथ साथ महत्वपूर्ण बिंदु कौन से हैं जहां पर नियुक्ति हो सकती है, नियुक्ति कौन करेगा, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए अगर कोई जो है न्यायाधीश बनाना हो तो कौन बनाएगा और उनके परामर्श कौन देगा। तो ये सब चीजें हमने पढ़ी। इसके अलावा एक बार और देख लीजिए कि जो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनका अधिकतम कार्यकाल 62 वर्ष तक होता है। इससे पहले वो चाहें तो अपना क्या है त्यागपत्र दे सकते हैं। अब सवाल यह है कि इनका त्यागपत्र कौन लेता है और इनकी शपथ कौन देता है दिलाता है, तो ये भी देखेंगे। इसके अलावा वह पूर्व में क्या है त्यागपत्र दे सकते हैं। अनुच्छेद 124 के सब क्लॉज 4 में दिए गए 2 आधार सिद्ध कदाचार और असमर्थता के आधार पर उनको हटाया जा सकता है अनुच्छेद 124 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार। तो इन्हें हटाया भी जा सकता है। 62 वर्ष तक ये अधिकतम रह सकते हैं। उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के संबंध में अगर कोई प्रश्न है कि कोई उच्च न्यायालय का न्यायाधीश की आयु यानी एज जो है सही है या गलत है, इसको भी आप क्या है देख सकते हैं कि कौन इसका विवाद अगर उत्पन्न होगा तो कौन इसको सुलझाएगा। तो इसका जो विवाद है राष्ट्रपति महोदय के द्वारा, किनके द्वारा, राष्ट्रपति महोदय के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश, यहां देखिए भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये बात ध्यान रखिए, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से परामर्श करने के बाद क्या है राष्ट्रपति का निर्णय जो है अंतिम होगा। तो ये ध्यान रखना है कि अगर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु संबंधी कोई प्रश्न उत्पन्न होगा तो राष्ट्रपति इसका समाधान करेंगे, लेकिन वो परामर्श किससे लेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। तो याद रखना है ये। और एज संबंधी जो भी प्रावधान होंगे आपके, उनका निस्तारण राष्ट्रपति महोदय के द्वारा होगा और उन्हीं का निर्णय क्या है अंतिम होगा। ये याद आपको रखना है। तो आशा कर रहा हूं कि आज का जो सेशन है आपको समझ में आया होगा, जिसमें हमने हाई कोर्ट के बारे में पढ़ा। अभी हमने उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी शपथ कौन दिलाएगा ये अभी नहीं पढ़ा। ये आगे की क्लास में करेंगे कि शपथ प्रतिज्ञान क्या होता है, शपथ कौन दिलाएगा, त्यागपत्र किसे दे सकते हैं। तो इन चीज़ों को भी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। बहुत दिन के बाद क्लास हुई है, अब रेगुलर क्लास होने लगेगी आपकी। तो आशा कर रहा हूं कि आपको ये समझ में भी आ रही होगी। अगर कोई सुझाव हैं तो वो भी आप हमें भेज सकते हैं। हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप वाले लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उसके साथ ही हम एक विस्तृत स्ट्रेटजी जो 2025 में होने वाला पेपर है उसके लिए लेकर आएंगे जल्द ही। उसमें आपको पूरी कोशिश होगी कि आप सभी पक्षों पर ध्यान दें और कैसे सिलेक्शन जल्दी हो सकता है इस बात को भी उसमें डिस्कस किया जाएगा। और ये भी ध्यान रखना है आपको कि जो डिस्कशन होने वाला है या होगा वो कोई किसी सामान्य व्यक्ति नहीं जिन्होंने बहुत सारे सिलेक्शन लिए हैं, वो चीज़ें आपको बताने की नहीं होती। उन सभी व्यक्तियों के अनुभवों के माध्यम से क्या है आपको ये बताया जाएगा। तो आशा कर रहा हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अब रेगुलर रहिएगा और मस्त रहिएगा। धन्यवाद।